2012 में अपने इंसेप्शन के बाद हर साल 1 अगस्त को वर्ल्ड लंग कैंसर डे मनाया जाता है। लंग कैंसर एक पहले बहुत ही रेयर बीमारी थी, मतलब 20वीं सदी की शुरुआत की अगर बात की जाए तो लंग कैंसर काफ़ी रेयर थी। लेकिन धीरे-धीरे जिस तरह से कई सारे कारण बढ़ते गए, पॉल्यूशन, स्मोकिंग, बहुत सारे कारण जुड़ के आज ऐसा है कि दुनिया में लंग कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर बन गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक लंग कैंसर के करीब 2.21 यानी 2.21 नए मिलियन न्यू केसेस सामने आए हैं। कोविड पैंडेमिक में लंग कैंसर पे बातें करना बहुत ज़्यादा और इम्पोर्टेंट बन जाता है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से कोविड अफ़ेक्ट करता है लंग कैंसर को, कोविड के भी सिम्पटम्स कई हद तक लंग कैंसर के सिम्पटम्स से कई हद तक मिलते-जुलते होते हैं। स्मोकिंग भी बिल्कुल ही बढ़ता जा रहा है लोगों के बीच में। अगर स्मोकिंग को क्विट कर सके, छोड़ सके अगर ये अपनी आदत, तो काफ़ी हद तक वो लंग कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। मेडी सर्कल में हम वर्ल्ड लंग कैंसर अवेयरनेस सीरीज़ पर एक श्रृंखला कर रहे हैं। एक सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें हम देश भर के जितने भी जाने-माने ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, मेडिकल हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, उनसे बातें कर रहे हैं और लंग कैंसर से इंडिया की जो लड़ने की तैयारी है, उनके बारे में बातें करेंगे, लोगों में जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से वो छोटे-छोटे लाइफ में चेंजेस करके, जैसे क्विट स्मोकिंग, एक अच्छी लाइफ़स्टाइल को अपना करके काफ़ी हद तक अपने को लंग कैंसर से बचा सकते हैं। हेलो, मैं हूँ स्मिता कुमार और आज इस पहल में हम बातें करने जा रहे हैं डॉक्टर दीपक पुरी से। डॉक्टर दीपक पुरी एक कार्डियोवैस्कुलर थोरैसिक सर्जन हैं जो मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मोहाली के डायरेक्टर भी हैं। वो फोर्टिस मोहाली में फॉर्मर एडिशनल डायरेक्टर और पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ में फॉर्मर असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुके हैं। उन्होंने इंटरनेशनल जर्नल्स में करीब 75 के ऊपर यानी 75 से ज़्यादा पब्लिकेशंस हैं। उन्होंने 10,000 से भी अधिक लंग और हार्ट सर्जरीज की है, जिसमें 6 से 1000 से अधिक बाईपास सर्जरीज शामिल है। वेलकम टू मेडी सर्कल डॉक्टर दीपक। थैंक यू जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपने मुझे आज यहाँ पे मौका दिया, अपने दर्शकों के साथ अपने विचार शेयर करने का। सो आई रियली एप्रिशिएट योर एफर्ट और जो आप ये कैंपेन कर रहे हैं, इससे मुझे पूरी उम्मीद है कि सब लोगों को बहुत ही बेनिफिट होगा और उनको अवेयरनेस जो है काफ़ी बढ़ेगी उससे। जी, जिस तरह से लंग कैंसर्स के मामले बढ़ते जा रहे हैं डॉक्टर दीपक, मेडी सर्कल में हम हमेशा टाइम टू टाइम इसी तरह के इवेंट्स लेके आते हैं। कुछ चीज़ें जो हम हमेशा से जानते हैं कि स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, फिर भी पैक पे बने हुए फ़ोटोज़ भी शायद उन्हें नहीं डरा पाते और वो बेधड़क स्मोकिंग करते हैं। कई बार ये पीयर प्रेशर्स की वजह से होता है और बहुत सारे नोवेल्टी सीकिंग, ऐसे वही बहुत सारे कारण होते हैं। लेकिन एक बार ये आदत हो जाने के बाद इसे छोड़ना मुश्किल हो पाता है। क्योंकि इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स पाए जाते हैं कि वो उन्हें लेने पे मजबूर हो जाते हैं। लेकिन जिस तरह से लंग कैंसर का सिर्फ़ एक रीज़न स्मोकिंग नहीं है, बट बहुत सारे केसेज़ और बहुत सारे रिपोर्ट्स ये बिल्कुल बताते हैं कि स्मोकिंग का लंग कैंसर से काफ़ी हद तक रिलेशन है। जैसा कि इंटरनेट पे ऐसा बहुत सारे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हम एक्सपर्ट्स की ज़ुबानी आप तक नॉर्मल बोलचाल की भाषा में बड़ी-बड़ी बीमारियों के बारे में भी आपको बता सके, आगाह कर सके और साथ ही साथ आप अपने लाइफ़स्टाइल में क्या चेंजेस कर सकते हैं, उन्हें इंक्लूड करने की कोशिश करें। सो डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करें अगर आपको ये वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो और हमारे चैनल मेडी सर्कल को भी सब्सक्राइब करें। इस तरह के हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को, जैसे आप कई सारे और इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, ये भी शेयर करें क्योंकि ये कई सारी ज़िंदगियाँ बचा सकता है। डॉक्टर दीपक, आपसे पूछना चाहूँगी कि कोई व्यक्ति अगर लंग कैंसर से अपने को बचाना चाहिए या किस तरह से वो क्या ऐसी चीज़ें कर रहा होता है जिससे उसे लंग कैंसर का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है? जैसा कि आपने अभी कहा, स्मोकिंग जो है वो सबसे बड़ा कारण है लंग कैंसर का जी, और ऐसा पाया गया है कि 80 टू 90% 80 से 90% जो लंग कैंसर के पेशेंट हैं, उसका कारण जो है वो स्मोकिंग है। जी, और ऐसा पाया गया है कि जो फीमेल्स है, उसमें स्मोकिंग का दर बढ़ने की वजह से जी, पिछले कुछ दशकों में फीमेल्स में लंग कैंसर का इंसिडेंस काफ़ी बढ़ने लगा है पहले से। और क्योंकि प्रिवेंटिव हेल्थ मेजर्स जो है और स्मोकिंग के एंटी स्मोकिंग कैंपेन्स की वजह से जो पुरुष हैं, उनमें स्मोकिंग का दर जो है थोड़ा कम हुआ है पहले से। जी, तो उसकी वजह से थोड़ा-सा
पुरुषों में स्मोकिंग का जो दर कम होने से लंग कैंसर का भी थोड़ा सा इंसिडेंस कम होने लगा है पिछले कुछ वर्षों से, लेकिन फीमेल्स में जो है अनफॉर्चुनेटली ये थोड़ा सा बढ़ना शुरू हुआ है। और स्मोकिंग के अलावा इस पे भी डिपेंड करता है कि कितने सिगरेट कोई इंसान पीता है पर डे और कितने सालों से पीता है। तो जितने वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है कि अगर आप ज्यादा सिगरेट पर डे पीते हो और ज्यादा सालों से पीते हो तो आपका रिस्क उतना ही गुना बढ़ जाता है। और यदि कोई स्मोकर जो है वो स्मोकिंग करना छोड़ देता है तो उसके बाद भी उसका जो रिस्क है कम हो जाता है, और कुछ वर्षों में धीरे धीरे कम होना शुरू होता है उसका रिस्क। लेकिन फिर भी जो नॉन स्मोकर हैं जिन्होंने कभी जिंदगी में स्मोकिंग नहीं की है उनसे वो ज्यादा ही रहेगा। वो चाहे कितने बहुत वर्षों के बाद भी उनका नॉन स्मोकर से ज्यादा ही रहेगा रिस्क। और इसमें एक और चीज देखी गई है कि ना केवल जो खुद स्मोकिंग करते हैं, जो लोग पैसिव स्मोकिंग करते हैं, जैसे आपके एनवायरनमेंट में आसपास आपकी फैमिली में कोई स्मोकिंग करता है या आपके नेबरहुड में करता है या आपके ऑफिस में करता है, तो उसकी जो बाहर एक्सहेल्ड स्मोक है उसको भी जो हम अंदर अपने सांस ले रहे हैं उसमें हमारे अंदर जा रही है, तो उसकी वजह से जो है स्मोकिंग की पैसिव स्मोकिंग जिसको कहते हैं उसकी वजह से भी कैंसर होने का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। इसलिए ये पाया गया है कि जो कैंसर का रिस्क है वो फैमिली में अगर देखा जाए तो जिसकी फैमिली में किसी को लंग का कैंसर हुआ हो उसको 2 गुना ज्यादा रिस्क होता है कि उसकी फैमिली में किसी और सदस्य को भी हो सकता है। अब उसमें कुछ कारण तो ये हो सकते हैं कि हो सकता है कि कुछ वजह ये हो कि उनकी फैमिली में एक बंदा स्मोक करता है तो शायद दूसरा भी करता हो, और दूसरा कारण ये है कि वो पैसिव स्मोकिंग करता हो, उसकी वजह से वो जो उनके अंदर सांस जा रही है उसकी स्मोक की वजह से ये उसका रिस्क बढ़ जाता है। उसके अलावा जो है और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से रिस्क बढ़ता है, जिसमें एक हमने देखा है कि एक रेडॉन जिसको कहते हैं, जो एक हमारे रॉक्स में और हमारे घर की डस्ट में कुछ पार्टिकल पाए जाते हैं, उसकी वजह से भी कुछ लोगों को जो नॉन स्मोकर हैं उसमें वो सबसे बड़ा कारण इसका है लंग कैंसर का। और ये भी देखा गया है कि जो जिन लोगों को रेडिएशन लगी हो, जैसे किसी को एक्सरे सीटी स्कैन बहुत बार हुए हो या जिसको पहले रेडियोथेरेपी मिली हो, जैसे किसी को ब्रेस्ट कैंसर के लिए या किसी और कैंसर के लिए पहले रेडिएशन मिली हो, उन लोगों में भी जो है उसकी वजह से लंग कैंसर का इंसिडेंस बढ़ जाता है। और इसके अलावा जो कुछ रेसेस हैं जैसे उनमें भी लंग कैंसर का रिस्क ज्यादा होता है। और कुछ लोगों में ये पाया गया है कि जो स्मोकर हैं और अगर उन स्मोकर्स में जो बीटा कैरोटीन अगर लेवल वो एक्स्ट्रा सप्लीमेंट ले रहे हैं तो उनमें भी कैंसर लंग का होने का रिस्क बढ़ा हुआ पाया जाता है। एक नेशनल प्रोग्राम है जिसके एक रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर दीपक, जैसा आपने बहुत ही सही बताया कि विमेन में यानी महिलाओं में लंग कैंसर के जो प्रेसिडेंस है, जो केसेस हैं वो काफी बढ़ के आ रहे हैं। जैसे ये जो रिपोर्ट का डेटा मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम की, जिसकी 2020 की रिपोर्ट है। 1 लाख पेशेंट्स में करीब 103.6% फीमेल्स, और उसी तरह से 1 लाख पेशेंट्स में अगर आप मेल्स की तुलना की जाए तो सिर्फ 94.1% है। यानी कि जो फीमेल्स है वो 7,12,758, यानी मेल्स के तुलना में उनका जो बढ़ा हुआ प्रतिशत है वो 103.6 पर 1 लाख पेशेंट्स है, जो काफी ये बताता है कि विमेन में लंग कैंसर्स के जो केसेस हैं वो काफी बढ़ के आ रहे हैं। डॉक्टर दीपक, यहाँ गौर करने वाली एक बात ये भी है कि एक और रिपोर्ट के हिसाब से जो IJMR की है, इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च की एक रिपोर्ट कहती है कि 2020 के कुछ स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से दिल्ली, चेन्नई और बेंगलुरु में ये दोनों ही सेक्सेस में यानी मेल्स में भी और फीमेल्स में भी लंग कैंसर के केसेस काफी बढ़ के आ रहे हैं। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है डॉक्टर दीपक कि क्या लंग कैंसर के जो ये मामले हैं, जो केसेस है, क्या वो ज्योग्राफी स्पेसिफिक है, किसी खास जगह किसी खास पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं?
इसमें अक्सर ये पाया गया है कि जो सबसे ज्यादा इंसिडेंस लंग कैंसर का होता है वो जो ब्लैक्स में पाया गया है। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में अमेरिकन ब्लैक पॉपुलेशन है और मेल्स, ब्लैक मेल्स में सबसे ज्यादा पाया गया है। और कुछ यूरोप में भी कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे ज्यादा पाया गया है। जी और स्पेशली ये देखा गया कि उन कंट्रीज में स्मोकिंग का इंसिडेंस काफी हाई है। और दूसरी बात यह है कि जो फीमेल्स हैं, फीमेल्स में जो है ब्लैक फीमेल्स और जो वाइट फीमेल्स हैं उनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जो मेल्स हैं उनमें ज्यादा चांसेस है, रिस्क ज्यादा है कि उनको लंग कैंसर हो जाएगा अगर वो स्मोकिंग करते हैं। जी और इंडिया में जो कैंसर की सिचुएशन है उसमें सबसे ज्यादा तो महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा है बिल्कुल। और सर्विक्स का कैंसर ज्यादा है। मेल्स में जो है सबसे ज्यादा कॉमन जो है वो ओरल कैविटीज का, जो टोबैको च्यूइंग की वजह से उसका इंसिडेंस काफी हाई पाया गया है। लेकिन ये ऑलमोस्ट जो लंग कैंसर है उसके काफी नजदीक है। और जो डेथ रेट है वो लंग कैंसर में सबसे ज्यादा अधिक है, क्योंकि ज्यादातर टाइम जो लंग कैंसर होता है वो लेट डिटेक्ट होता है और उस टाइम तक वो जो होता है क्योर नहीं कर पाते, उसको क्योरेबल नहीं रहता वो। तो उसका फिर जो भी ट्रीटमेंट होता है उससे उसका थोड़ा बहुत सर्वाइवल हम इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन वो क्योरेबल नहीं रहता क्योंकि अर्ली डिटेक्शन बहुत कम होती है, स्पेशली इंडिया। जी जी बिल्कुल। और जैसा कि कुछ स्टैट्स बताते हैं कि एक में 29 फीमेल्स यानी 29 महिलाओं में से एक महिला ब्रेस्ट कैंसर की शिकार होती है। उसी तरह से 9 में से एक भारतीय, एक इंडियन किसी न किसी तरह का कैंसर डेवलप करते हैं अपने पूरे लाइफ टाइम में। कई बार ये जो आपने जैसा बताया कि कई बार ब्रेस्ट कैंसर्स के मामले आगे जाकर के दूसरे तरह के कैंसर्स में भी कन्वर्ट होते हैं। कई बार ये देखा जा रहा है कि लेट स्क्रीनिंग होना, यानी कि जब स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 पार करके स्टेज 4 तक पेशेंट आपके पास आ पा रहे होते हैं। आपने अपने एक्सपीरियंस में इतनी सारी सर्जरीज की हैं, आप हमें ज़्यादा बेटर बता पाएँगे कि ये जो स्क्रीनिंग लेट हो रही होती है, इस केस में डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट किस तरह से आप करते हैं? क्योंकि डायग्नोसिस काफ़ी डिलेड होता है, फिर इन तरह के पेशेंट्स के लिए ट्रीटमेंट प्लान कैसा रहता है? उसमें जो है आपने सही कहा कि जो हमारे पास स्क्रीनिंग इतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन अभी पिछले कुछ वर्षों में जो है इस पे काफी जागरूकता जो है पूरे थ्रू आउट द वर्ल्ड, ये काफी लोगों में ये भावना आई है कि इस लंग कैंसर को जल्दी डिटेक्ट करना चाहिए। अभी आपको मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मैं 2008 में यूएस में फ्लोरिडा में एक कॉन्फ्रेंस में गया था। वहाँ पे स्पीकर मुझे बुलाया था उन्होंने। तो वहाँ पे एक नर्स थी जिसने अपना एक्सपीरियंस सबके साथ शेयर किया था, जी, जो कि मैंने फर्स्ट टाइम किसी कॉन्फ्रेंस में देखा। क्योंकि अदरवाइज ज्यादातर लोग जो होते हैं वो अपनी ट्रीटमेंट के बारे में और अपनी टेक्निक के बारे में शेयर करते हैं वहाँ पे टॉक्स में, लेकिन उसने अपना पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस, क्योंकि उस लेडी को जो कि खुद एक नर्स थी, लंग का कैंसर हुआ और उसको यंग एज में हो गया। वो 34 साल की थी। जी, और उसके बाद उसका जो उन्होंने, जब तक वो डायग्नोज हुआ तो वहाँ पे डॉक्टर्स ने उन्होंने कहा कि ये बहुत एडवांस हो चुका है अब और इसका कोई भी ट्रीटमेंट संभव नहीं है। तो उस लेडी ने कहा कि मैं विश्वास नहीं कर सकी कि अब मैं इतनी फिट हूँ और ये कैसे हो सकता है कि मतलब मेरे लिए कोई होप नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो डॉक्टर ने उनको कहा कि आपका सर्वाइवल बहुत कम है क्योंकि आपका लंग कैंसर काफी फैल चुका है। तो फिर उसके बाद उन्होंने काफी डॉक्टर से संपर्क किया और काफी जगह जाके उनको फिर एक कोई ऐसी डॉक्टर ने उनको कहा यूएसए में ही कि हम इसमें ट्राई ट्राई कर सकते हैं पैलिएटिव थेरेपी के लिए, बट वी आर नॉट श्योर कि कितना सक्सेसफुल होगा। तो फिर उन्होंने उनकी कुछ पहले सर्जरी करी, उसके बाद फिर एडिशनल ट्रीटमेंट्स करे उनके। कुछ रेडियोथेरेपी हुई, कीमो रेडिएशन हुआ, उसके बाद कुछ फ्रीक्वेंसी एब्लेशन हुए, कीमोटैक्टिक टेक्निक से उनके मेटास्टेटिक पार्ट को उन्होंने डील किया। ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स यूज करके उन्होंने उसको ट्रीट करते रहे और उसके बाद वो अ, कम से कम 5 साल तो सरवाइव की थी जब वो टॉक दे रही थी। जी, तो उसने फिर हमको ये सबके साथ शेयर किया कि
उस दौरान जब उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, मल्टीपल टाइम्स उनकी सर्जरी करनी पड़ी, मल्टीपल टाइम्स उनको दोबारा दोबारा ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ा। लेकिन उन्होंने उस दौरान ये पाया कि जो कैंसर की अवेयरनेस है और कैंसर की रिसर्च है, उसमें सबसे ज़्यादा फंड जो है वो ब्रेस्ट कैंसर में यूज़ हो रहे हैं। और ब्रेस्ट कैंसर जो है उसमें बहुत सारे पेशेंट जो हैं क्योरेबल होते हैं। तो उसमें अर्ली डिटेक्ट भी हो जाते हैं और सिंपल अपनी फिजिकल एग्जामिनेशन से भी आप कर सकते हो, मैमोग्राफी से भी कर सकते हो। लेकिन लंग के कैंसर में बहुत कम रिसर्च हो रही थी और बहुत फंडिंग बहुत कम थी। तो उन्होंने फिर अपने पर्सनल कैंपेन के साथ बहुत से फंड्स मोबिलाइज किए, करोड़ों में उन्होंने डॉलर्स मोबिलाइज किए टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ लंग कैंसर, और उसके रिसर्च के लिए उन्होंने बहुत सारे फंड्स जनरेट करे। तो हमारे पास जो हमने देखा है कि आज से 10 साल पहले, तो जब तक पेशेंट पहुंचता था यहाँ पे इंडिया में हमारे पास, तब तक वो इनऑपरेबल ऑलमोस्ट होता था। बहुत 5% से भी कम पेशेंट ऑपरेबल होते थे और फिर इन पेशेंट्स का बहुत कम सर्वाइवल होता था। इनमें 5 ईयर सर्वाइवल जो था वो हार्डली 3% या 4% से ज़्यादा नहीं था। लेकिन पिछले कुछ सालों में इसमें काफ़ी चेंजेस हुए हैं। इसमें जो है कुछ लोग अर्ली डिटेक्शन भी आने लगे हैं और इसलिए उसके स्क्रीनिंग के काफ़ी मेथड्स उन्होंने बताए कि जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है उसमें अगर एक्सरे किया जाए, और कुछ गाइडलाइन है जैसे यूरोपियन गाइडलाइन है कि जब आप इनका हाई रिस्क लोगों का एक्सरे करते हो तो उसकी रिपोर्टिंग उसी समय होनी चाहिए और उसी समय जो है ट्रीटिंग जो उसका ऑन्को सर्जन है या जो थोरेसिक सर्जन है उससे इमीडिएट कंसल्टेशन होना चाहिए, और अगर उसमें कोई भी सस्पिशियस लीजन है तो उसका सीटी स्कैन होना चाहिए। उसमें कुछ लो रेडिएशन वाले सीटी स्कैन की भी स्क्रीनिंग के लिए यूज़ होता है, जिसमें कि जो डायग्नोसिस होने का पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई होता है। तो इसमें उन्होंने पाया कि जो लोग स्क्रीनिंग की वजह से डिटेक्ट होते हैं वो यूजुअली फर्स्ट या सेकंड स्टेज में होते हैं। लेकिन जो लोग सिम्प्टोमेटिक होते हैं वो जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं, तो उसमें ये पाया गया कि इंडिया में ही नहीं, बाहर भी अब्रॉड में जो जनरल प्रैक्टिशनर के पास और जो सुपर स्पेशलिस्ट या स्पेशलिस्ट के पास डायग्नोसिस होने में बहुत लंबा गैप होता है, और उस दौरान जो ये ट्यूमर होता है ये काफ़ी तेज़ी से प्रोग्रेस करता रहता है। इसलिए जो अब रिकमेंडेशन ये है कि जो ये अवेयरनेस है वो जनरल प्रैक्टिशनर्स को भी होनी चाहिए कि कभी भी कोई सस्पिशियस लीजन हो तो उसको इमीडिएटली जो है ऐसी जगह भेजना चाहिए जहाँ पे उसका इमीडिएट डायग्नोसिस हो जाए, ताकि उसकी स्टेज क्योरेबल स्टेज के अंदर ही ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए। तो इसकी वजह से बहुत सारी कंट्रीज में जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो बताती हैं कि अब सर्वाइवल काफ़ी बेटर हुआ है पहले से, और अगर अर्ली स्टेज में आए तो वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड सर्वाइवल, मोर देन 50% 60% सर्वाइवल। बट मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो लेट आते हैं उनका सर्वाइवल अभी भी काफ़ी कम है, और जो थर्ड स्टेज में फोर्थ स्टेज में हमारे पास आते हैं पेशेंट, उनका 5 ईयर सर्वाइवल काफ़ी पुअर है। दीपक, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि कोविड और लंग कैंसर के बीच जो रिलेशन है, एक रिपोर्ट के हिसाब से जो वुहान की स्टडी है उसके हिसाब से जो लंग कैंसर के पेशेंट्स होते हैं वो ऑलमोस्ट दोहरे रिस्क पे होते हैं, यानी डबल रिस्क पे होते हैं कोविड-19 इन्फेक्शन के लिए जनरल पॉपुलेशन के कंपैरेटिवली। उसी तरह से एक एस्मो की भी एक रिपोर्ट बताती है कि जो सीवियरिटी है कोविड-19 में, लंग कैंसर के पेशेंट्स को अगर कोविड-19 हो जा रहा है, कोविड का इन्फेक्शन हो रहा है, तो 62% ऐसे पेशेंट्स हैं, 62% जिन्हें हॉस्पिटलाइजेशन लगता है, जिसमें 25% यानी 25% पेशेंट्स की फेटिलिटीज भी देखी जा रही है, डेथ्स देखी जा रही है। लेकिन ये जो डिटरमाइन करता है कि ये जो सीवियरिटी है वो कितनी ज्यादा होगी, वो कई हद तक पेशेंट स्पेसिफिक होती है, उनके स्मोकिंग पैटर्न्स के हिसाब से या सीओपीडी के हिसाब से। तो मोटे मोटे तौर पे अगर कोई पेशेंट लंग कैंसर का है, यानी पहले से ही लंग कैंसर से ग्रसित है, तो कोविड से किस तरह से बचाव रखना चाहिए, किस तरह से प्रिकॉशंस रखने चाहिए, और साथ ही साथ जैसा मैंने बताया कि क्या ये बहुत हद तक पेशेंट स्पेसिफिक है और उनके सिम्टम्स जो है वो पेशेंट के डिफरेंट स्मोकिंग पैटर्न्स इस पर डिपेंड करते हैं। हाँ, ये आपने बहुत ही अच्छा एक सवाल पुट अप किया है, क्योंकि
ऐसा पाया गया है कि जो पेशेंट जिनको कि स्मोकर भी रहे और जिनको कोविड हो जाता है और ऑलरेडी अगर लंग कैंसर है, तो उनका हॉस्पिटलाइजेशन रेट भी काफी हाई होता है और उनमें जो है डेथ होने के चांसेस भी काफी हाई रहते हैं। ऑलमोस्ट 25% जो पेशेंट है लंग कैंसर के, अगर उनको कोविड हो जाए तो 25% डेथ रेट है उनका। तो ये बहुत ही एक अलार्मिंग चीज है कि जो कैंसर के पेशेंट हैं उनको जो है रिस्क जो होता है कोविड की वजह से ज्यादा है। और एक तो इस वजह से भी ज्यादा है क्योंकि वो स्मोकिंग करते थे और स्मोकिंग की वजह से उनके लंग्स ऑलरेडी डैमेज्ड हैं। और दूसरी बात यह है कि जो लंग कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान कुछ लोग का सर्जरी हुआ है जिसमें कुछ हिस्सा लंग का निकाल दिया है और कुछ लोगों का जो है रेडिएशन ट्रीटमेंट मिला है, उसकी वजह से कुछ हिस्सा लंग का जो है वो थोड़ा अफेक्टेड है। तो इन कारणों की वजह से भी जो पेशेंट है वो ज्यादा रिस्क पे रहता है। और कोविड जो है वो लंग्स को प्रीडोमिनेंटली इफेक्ट करती है, लंग्स में वो डिस्ट्रक्शन करती है, ARDS में पेशेंट चला जाता है, तो रेस्पिरेटरी फेलियर होता है। तो इन सारे कारणों की वजह से उनका जो है डेथ होने का चांसेस ज्यादा होता है और हॉस्पिटल में दाखिल करना भी इंसिडेंस ज्यादा होता है। लेकिन इसके बावजूद एक और कारण है जो ये है कि जैसे कोविड के टाइम में जब लॉकडाउन होता है या कोविड का जब पीक चल रहा होता है, तो जो कैंसर के पेशेंट हैं वो ट्रीटमेंट के लिए उतनी आसानी से नहीं पहुंच पाते हॉस्पिटल और कई बार जो है उनको डिले किया जाता है और हॉस्पिटल की तरफ से भी कई बार एडवाइस किया जाता है तो कि भाई अभी रिस्क ज़्यादा है, अभी आप थोड़ा टाइम वेट कर लीजिए ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन ये जो है एक बहुत ही डिफिकल्ट डिसीजन होता है क्योंकि हमारे को बैलेंस करना पड़ता है कि उसका कैंसर फैलने का रिस्क कितना ज़्यादा है और एट द सेम टाइम उसको कोविड होने का रिस्क कितना है। तो उसमें अगर हम प्रिकॉशन ले, अगर हमेशा हम मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और हॉस्पिटल में अगर उसको आना है तो हॉस्पिटल में भी हमारे को पूरा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, उसको सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट के लिए वेट ना करना पड़े। अगर सपोज कोई रेडियोथेरेपी के लिए आता है तो उसको एग्जैक्ट जैसे वो आता है प्रॉम्प्टली उसको रेडियोथेरेपी देके प्रॉम्प्टली उसको भेज दिया जाए, क्योंकि हॉस्पिटल में वेटिंग टाइम ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो वेटिंग में कहीं वेटिंग एरिया में वेट कर रहा है उतनी देर में वहां उसको एक्सपोजर हो रहा है, तो उन चीजों का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। और प्लस हमारे को जैसे स्टाफ को भी PPE किट यूज करते हैं और सैनिटाइजेशन यूज करते हैं, मास्क जो है वो यूज करते हैं प्रॉपरली, तो वैसे ही पेशेंट को भी पूरा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा सो दैट उसको इन्फेक्शन कोविड की होने का चांस कम रहे। और अगर उसको कोविड की इन्फेक्शन फिर भी अगर अनफॉर्चुनेटली हो जाती है तो उनको प्रॉम्प्टली अपने डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना चाहिए ताकि उनको अर्ली स्टेज में ही हम स्टेबलाइज कर सकें और उनको सीवियर स्टेज में ना वो जा पाए और प्रॉपर अच्छे सेंटर में जहाँ पे सारी सुविधा उपलब्ध हो वहाँ पे ही एडमिट होना चाहिए। जी, थैंक यू सो मच दीपक कि आप मेडी सर्कल के इस वर्ल्ड लंग कैंसर सीरीज पे आए और आपने कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर की। जिस तरह से लोगों की जागरूकता बढ़ेगी इस बीमारी के तरफ, तो जरूर हम इस तरह से इस बीमारी को काफी हद तक कंट्रोल कर पाएंगे। जैसे कि दुनिया भर में पहले ही 10 लाख लोग कैंसर की वजह से अपनी जान गंवा दे रहे होते हैं। इसमें पुरुषों में होने वाले इस कैंसर में 90% पुरुष होते हैं और 70-80% महिलाएं होती हैं। कई हद तक जैसे मैंने पहले ही बताया स्मोकिंग इसकी वजह है, और जैसे डॉक्टर दीपक पुरी ने बताया कि और भी बहुत सारे ऐसी वजह हैं जो लंग कैंसर को की तरफ लेके जाती हैं। लेकिन जिस तरह से लंग कैंसर शुरू में तो बिल्कुल ही ट्रीटेबल है, लेकिन आगे जाकर के वो अनट्रीटेबल हो जाता है और लेट डिटेक्शन होना इसकी एक खास बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इससे बचने के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा जी दर्शकों के लिए। एक और मैं चीज ऐड करना चाहता हूँ कि जो हम कारण बता रहे हैं कि स्मोकिंग है, ये है, वो है, वो कारण स्पेसिफिकली लंग कैंसर के लिए हैं, लेकिन कुछ कारण ऐसे हैं जो कि हर तरह के कैंसर के लिए हैं और जो हमारे लाइफस्टाइल पे बेस्ड हैं।
क्योंकि अब आजकल जो डिजीजेज हो रही हैं उसको हम एक कैटेगरी ऑफ डिजीजेज है जिसको हम लाइफस्टाइल डिजीजेज बोलते हैं, जो हमारे डेली के रहन सहन की वजह से हमको डिजीजेज हो रही हैं। उसमें जैसे हार्ट डिजीज होती है, कैंसर भी एक ऐसी डिजीज है, बाकी मेंटल डिजीजेज हैं, डिप्रेशन है, टेंशन है, एंजाइटी है। तो ये सब डिजीजेज जो हैं हमारे लाइफस्टाइल के ऊपर हैं, जो जिनमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्या डाइट खाते हैं, हम कितना एक्सरसाइज करते हैं और हम कितना स्ट्रेस लेते हैं, स्लीप कितना लेते हैं। तो इसमें ये पाया गया है कि जो लोग नॉन वेज डाइट लेते हैं ज्यादा, उनमें कैंसर्स की रिस्क ज्यादा होती है। और जो अनहेल्दी डाइट लेते हैं, जो डाइट्स हैं हमारी उसमें बैलेंस्ड होनी चाहिए और उसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज्यादा होनी चाहिए, तो उनका जो है कैंसर्स प्रिवेंट करने का बहुत बड़ा रोल होता है। और दूसरे फिजिकल एक्टिविटी डेली हमारे को जरूर करनी चाहिए, क्योंकि हमारा आजकल ऐसा रहन सहन हो गया कि हम सिर्फ गाड़ियों में ही घूमते हैं और फिजिकल एक्टिविटी कुछ नहीं करते। गेम्स भी हम मोबाइल पे खेलते हैं और आउटडोर गेम्स का ट्रेंड जो है वो खत्म हो रहा है, लेकिन उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, ओबेसिटी हो रही है, हार्ट डिजीज हो रही है और कैंसर का रिस्क भी बढ़ रहा है उसकी वजह से। तो जैसा डॉक्टर दीपक ने बहुत ही राइटली कहा, ही हैज सेड राइटली दैट कि हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस से, अगर हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स या डिजीजेस हैं तो हमें अपने लाइफस्टाइल में ही चेंजेस लाने पड़ेंगे। कुछ बीमारियां जैसे कि लंग कैंसर बिल्कुल ही प्रिवेंटेबल है। अब अपने लाइफस्टाइल में सुधार ला करके, बदलाव ला करके, मोर एंड मोर फिजिकल एक्टिविटी और डाइट की तरफ ध्यान दे करके काफी हद तक आप इन बीमारियों से बच सकते हैं। सो काइंडली डॉक्टर्स की एडवाइसेस पे ध्यान दें, एंड आई होप दिस वीडियो वाज रियली वर्थ वाचिंग एंड और स्ट्रेस से भी बचें। जी बिल्कुल, स्ट्रेस स्ट्रेस बिल्कुल भी आज एक के बहुत दिन बड़ा में, कारण है जी आज के और दिन में आजकल स्ट्रेस को बहुत ऐड सारी करने बीमारियों का वाली। कारण स्ट्रेस है। जी जी और एक अल्कोहल, अल्कोहल बहुत सारे कैंसर्स का भी कारण है और जी बहुत सारी हार्ट डिजीज का भी कारण है। तो हमारे को जो है अल्कोहल को अब्यूज नहीं करना है, एक्सेसिव में अल्कोहल नहीं लेना है। और दूसरा, स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि स्ट्रेस करने से हमारी बॉडी में ऐसे पदार्थ प्रोड्यूस होते हैं जिसकी वजह से कैंसर का रिस्क भी बढ़ जाता है, बिल्कुल बिल्कुल हार्ट अटैक्स का रिस्क भी बढ़ जाता है। जी। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहे मेडिसर्कल। थैंक यू सो मच डॉक्टर दीपक पुरी फॉर ज्वाइनिंग अस एट मेडिसर्कल। थैंक यू जी।